नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके सीरीज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जीके की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक छोटा सा मॉक टेस्ट लेते हैं अपना डेली। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे आज भी। इससे पहले मैं इस सीरीज़ के 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप आई बटन पे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपके लिए अच्छी खासी तैयारी करने में सक्षम है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज़ को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन टोटल 25 क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न का सही क्रम बनाइए। आप लोग अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो हमें ये सही क्रम में रखने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन या मुस्लिम लीग की स्थापना। सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई थी? अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, तो जाहिर सी बात है 1773 हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। ठीक है, 1773 में हुआ था ये। देन सूरत की फूट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 1907 की घटना है, जब जो आपका कांग्रेस थी वो दो भागों में विभाजित हो रही थी। ठीक है, उदारवादी और अतिवादी। इसके अलावा अगर हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी वो 1905 में हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हो गया आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि ए वाला। तो चारों में ए ऑप्शन पहले नंबर पे। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यानी कि ए सी। उसके बाद सूरत की फूट की अगर हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, यानी कि डी वाला हो जाएगा। देन उसके बाद सूरत की फूट हुई थी 1907 में। ठीक है, यानी कि ए सी डी बी यहाँ पर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सी डी बी, ये वाला सही है, बी वाला। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और उसके बाद ये सी वाला बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1907 में, माफ़ करिएगा 1905 में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं डी वाले की, यानी कि मुस्लिम लीग की, तो ये 1906 में हुआ था और सूरत की फूट जो घटना हुई थी वो 1907 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर से बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जिसमें हमें सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सीधी भाषा में बोलें तो मिलान करना है आपको इसमें से। तो यहाँ पर से देखेंगे आप, जो बारदौली सत्याग्रह की घटना हुई थी इसमें कौन जुड़ा हुआ था। तो अगर हम देखें तो बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व कर रहे थे इसका। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी, जाहिर सी बात है, तो सभी को पता है। कूका आंदोलन को हम थोड़ी देर रुकते हैं और लाल कुर्ती आंदोलन की बात करते हैं तो गफ्फार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और कूका आंदोलन राम सिंह हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जब कूका आंदोलन हुआ था तो ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, गायों की बहुत ज़्यादा हत्याएं कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के विरोध में ये कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। तो बाल सिंह और उनके एक अनुयायी थे राम सिंह, उन दोनों ने जो है इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथे का पहले का चौथा, बी वाले का पहला, सी वाले का आपका दूसरा और डी वाले का तीसरा। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर सही है। जब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पहले जो आते हैं उनका मिलान कर लो, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, कि जो जो आते हैं हमको पहले उनका मिलान कर लिया। जैसे कि अगर आपको गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आपको पता होगा। ठीक है, इससे लाल कुर्ती आंदोलन काफ़ी फेमस था, गफ्फार खां का आपको पता होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन मतलब बच जाते हैं और इसी तरीके से फिर आप इनको मिला सकते हो आसानी से, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है आपस में? स्वेज नहर ये कौन से दो सागरों को आपस में मिलाती है? तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और साथ ही साथ लाल सागर, इन दोनों को मिलाती है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1869 में इस नहर का निर्माण किया गया था, स्वेज नहर का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वो ये क्वेश्चन अच्छा मैं आपको पिछले वाले क्विज़ में भी शायद कराया था मैंने, 2-3 क्विज़ पहले।
तो इसका आंसर तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। बताइए कौन सा सही होगा इसका। जो ये वोल्गा नदी है ये कहाँ पर गिरती है, वोल्गा नदी, ठीक है। तो वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, ABCD आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, बी वाला सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे काम करते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो काम करते हैं अगर राष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो और उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्यपाल होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं वो। तो राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की तरफ से होती हैं मतलब। तो राज्यपाल जो है वो उसके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जब तक चाहते हैं तब तक राज्यपाल अपने पद पे बने रहते हैं, और जब अगर वो मतलब हटाना चाहें तो वो हटा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी फिर अलग से प्रावधान है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है उसी के अनुसार जो है राज्यपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो सरकारें आती हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति करवाती हैं राष्ट्रपति से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये आवश्यक नहीं है, या देश का नागरिक हो, ये आवश्यक नहीं। कौन सा इसमें आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तभी राष्ट्रपति बन सकते हो। अगर आप राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। बस इन 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है। तो अधिकतम कितने साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 6 महीने या फिर 3 साल। तो ये 3 साल के लिए लगाया जाता है, ठीक है। 6 महीने के लिए लगाया जाता है, फिर बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ाया जाता है। तो टोटल अगर राष्ट्रपति चाहे तो मतलब जो शासन है वो 3 वर्षों तक कंटिन्यू रह सकता है, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। इसमें से कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं। मंत्री स्तर के सभी मंत्री, या फिर केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं, या फिर जो मंत्री हैं जितने भी, चाहे वो राज्य मंत्री हो चाहे वो जो भी मंत्री हो वो, या फिर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ही। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो जो कैबिनेट जो होती है उसमें सिर्फ कैबिनेट वाले ही शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री ही की जो है वो मतलब पूरी जो कैबिनेट स्तर के जो मतलब मंत्री रहते हैं वही जो है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट की जो बैठक होती है तो कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री वगैरह ही शामिल होते हैं, इसमें अन्य लोग को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। राज्य मंत्री और उप मंत्री इनको शामिल नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का जो है सदस्य नहीं होता है। तो अगर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। आप सभी को पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं माफ़ करिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा सही हो जाएगा, ये राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल टोटल 6 साल का होता है, यानी कि सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, ठीक है। एक स्थायी, याद रखिएगा, एक स्थायी जो है सदन है ये, जो कभी भंग नहीं होता। हर 2 साल बाद जो है यहाँ पर नए सदस्य चुने जाते हैं आधे, ठीक है। तो 6 साल तक मतलब एक सदस्य का जो कार्यकाल रहता है वो 6 साल के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि धन विधेयक का निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो निर्णय है वो कौन करता है। तो ऐसा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष,
ठीक है। अनुच्छेद 110 में बोला गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फाइनल निर्णय करेगा वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। इसमें से कौन सा काम जो है चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई वाला है, यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, हालांकि ये चुनाव आयोग की तरफ से ही करवाया जाता है, लेकिन मतलब इसका चुनाव आयोग जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो मेयर होते हैं शहरों में, नगरों में, उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो मेयर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, यानी कि डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। अगर किसी की वस्तु की मात्रा आप बदलते हो, कम ज़्यादा करते हो, तो क्या चीज़ जो है स्थिर रहेगी। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो चीज़ें परिवर्तित होती हैं उसमें आयतन हो गया, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, भार में परिवर्तन हो जाता है, और साथ ही साथ द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ नहीं बदलती है तो वह है घनत्व। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है अस्त होते समय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कारण है कि सूर्य लाल दिखाई देता है अस्त होते समय, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जब सूर्य अस्त होता है तो वो पृथ्वी के क्षैतिज में होता है। ठीक है, हॉरिजेंटली होता है, तो उसको क्या होता है कि जो प्रकाश रहता है सूर्य का, उसको वायुमंडल में जो है अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो आपका जो मतलब प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण हमको जो सूर्य है वो कौन से रंग का दिखता है, हमें लाल रंग का दिखता है। और ये जो घटना होती है ये सूर्योदय के टाइम भी होती है और सूर्यास्त के टाइम भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि डायनेमो का कार्य क्या है। जो डायनेमो होता है उसका काम क्या है, डायनेमो का काम। ठीक है, तो डायनेमो क्या करता है। ऑप्शन ए है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम था, बस चेंज कर दी गई थी चीज़ें, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की जो आयु है उसका मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी का जो आयु का जो मापन है वो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्बन डेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो पौधे होते हैं उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर ये क्या चीज़ है। ठीक है, क्या चीज़ होते हैं परमाणु रिएक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि ये आणविक भट्टियाँ होती हैं। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वो एक आणविक भट्टी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। ठीक है, कौन सा इसमें जो है सुमेलित क्रम में है। बेसिकली इसमें एक तरफ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और इनके खोजकर्ताओं के नाम लिखे गए हैं, तो वही हमें मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं एक एक करके आपके साथ। रेडियम की अगर हम बात करते हैं तो रेडियम की जो खोज है, ठीक है, वो किसने की थी। तो रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी, ये आपको पता होगा। यानी कि ए वाले का जो है दूसरा हो गया। पेंसिलिन की अगर हम बात करते हैं, पेंसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने,
तो बी वाले का पहला हो गया। एक्सरे की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरे की जो खोज है वो WK रोएंटजन ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी वाले का चौथा हो गया। और डी वाले का चेचक का एक ही बचा है, एडवर्ड जेनर। तो चेचक के बेसिकली चेचक के टीके की मतलब जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो डी वाले का जो है ये हो जाएगा तीसरा वाला। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये वाला सही हो जाएगा। फिर समझ में आया, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर आपने याद, इसमें से अगर आपको एक भी नहीं आता है या एक ही आता है तो आप कितना कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे पूरे के पूरे। इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चन की खास करके अच्छे से तैयारी किया करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है, जिसमें हमको एक तरफ कुछ यूनिट दी गई हैं और उनको मापने अपने का तरीका दिया गया है। तो किससे क्या मापा जाता है वही सब चीज़ें हमें बतानी है। तो अगर हम सबसे पहले भूकंप से बात करते हैं तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई मापने का जो यंत्र है वो अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई मापी जाती है, तो बी वाले का तीसरा हो जाएगा। विद्युत धारा और प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा अमीटर से हो जाएगा, यानी कि सी वाले का पहला हो जाएगा। और डी वाले का हो जाएगा चौथा, ठीक है, डी वाले का चौथा। तो चौथा वाला तो एक यही है इसमें, यानी कि कुल मिला के ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था। ये भारत की बात करा, जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है ना, वो सबसे पहले कहाँ खोला गया था भारत में, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो विश्व का मतलब भारत का जो पहला जो ओपन विश्वविद्यालय है वो आंध्र प्रदेश में खोला गया था, ठीक है, 1982 में। तो इस हिसाब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा कि ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? सो ओणम मनाया जाता है कहाँ पर? ओणम मनाया जाता है केरल में, ठीक है, केरल में फसल कटाई के समय ये त्यौहार मनाया जाता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 24वां है जिसमें हमको मिलान करना है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? और हरिप्रसाद चौरसिया होगा यहाँ पर, ठीक है, 2 वाला यहाँ पर होगा। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों ये पूरा नाम हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? अली अकबर का संबंध किससे है? और जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो चलिए मिलान करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बिरजू महाराज से शुरुआत करते हैं तो बिरजू महाराज जो है वो कथक के बहुत फेमस नृत्यक हैं, यानी कि ऑप्शन ई वाले का तीसरा हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की, ठीक है, याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया दूसरा नंबर यहाँ पर आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बहुत फेमस बांसुरी वादक हैं, यानी कि बी वाले का पहला हो जाएगा। अली अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अली अकबर जो है सरोद वादक हैं बहुत फेमस, तो अली अकबर का चौथा हो जाएगा। और जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो जाकिर हुसैन बहुत फेमस तबला वादक हैं, तो डी वाले का दूसरा हो जाएगा। तो इसमें से सही कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तो बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सो इसमें हमें मिलाना है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, कहाँ का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है ये आपको बताना है। सो ए वाले की अगर हम बात करते हैं सूर्य मंदिर की, मतलब तो सूर्य मंदिर जो है ये आपका सूर्य मंदिर कोणार्क में, यानी कि दूसरा हो जाएगा पहले का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं चलो लिंगराज को रहने देते हैं अभी थोड़ी देर में। हवा महल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ये सी वाले का, तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है, तो सी वाले का तीसरा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम गोमतेश्वर की प्रतिमा की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है, यानी कि डी वाले का आपका पहला हो जाएगा। और लिंगराज बसता है तो लिंगराज जो है भुवनेश्वर में है, तो बी वाले का जो है आपका चौथा हो जाएगा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहला, तो ये मतलब ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा इसका। सो ये थे हमारे आज की इस सीरीज़ के क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ डाउट लग रहा है। अगर कहीं डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूँगा आपका डाउट। अगर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो समझ लीजिए कि कोई डाउट नहीं है, सब सही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।